एएस की फिजिक्स वेव का चैप्टर, और आज है 6 मार्च 2023 और हम वेव्स के पास पेपर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी को डिफाइन कीजिए। तो फ्रीक्वेंसी की कभी भी बात हो रही हो तो फ्रीक्वेंसी में हम लोग हमेशा लिखते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, और अगर साउंड वेव की बात कर रहे हैं तो आप कहते हैं नंबर ऑफ साउंड वेव्स पर यूनिट टाइम। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ साउंड वेव पर यूनिट टाइम, इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, जरा इसको थोड़ा गौर से पढ़ के देखिएगा। कहते हैं जब साउंड किसी मीडियम से गुजरती है तो मीडियम के पार्टिकल्स मूव करने लगते हैं। बताइए, मीडियम के पार्टिकल मूव करते हैं, किस तरह मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट कैसी होती है? तो अब जरा इसका आंसर सुनिएगा। कहते हैं सर, जो साउंड वेव है ना सर, ये साउंड वेव ट्रांसवर्स वेव नहीं है, बल्कि ये लॉन्गिट्यूजनल वेव है। और आईजीसीएसई में हम पढ़ चुके हैं सर, जब लॉन्गिट्यूजनल वेव किसी मीडियम से पास होती है तो जो मीडियम के पार्टिकल्स होते हैं वो वेव के पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। तो काम की बात यह है कि एयर पार्टिकल्स वाइब्रेट पैरेलल टू दी साउंड वेव ट्रैवलिंग। साउंड वेव ट्रैवलिंग यानी साउंड जिस डायरेक्शन में भाग रही होगी, एयर के पार्टिकल्स उसी के पैरेलल वाइब्रेट कर रहे हैं। तो कीवर्ड इसके अंदर ये है कि अगर आप समझ जाते हैं कि साउंड लॉन्गिट्यूजनल वेव है, तो लॉन्गिट्यूजनल वेव में मीडियम के पार्टिकल पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। काम की बात ये है। अच्छा जी, अब थोड़ा और आगे चले। ये क्या चीज है सर? इस चीज को हम लोग कहते हैं कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। सर, ये कैथोड रे ऑसिलोस्कोप क्या चीज है? सर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप जो है एक ऐसा डिवाइस है जो साउंड को स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। साउंड के पैटर्न को, साउंड को स्टडी करने के लिए अगर हमने साउंड की वेव को डिस्प्ले करना हो, तो साउंड वेव को डिस्प्ले करने के लिए हम सीआरओ की स्क्रीन देखते हैं। अब सवाल पैदा होता है, सर साउंड को जब डिस्प्ले करते हैं तो डेली लाइफ में कहीं डिस्प्ले ये हमें नजर आता है? कहते हैं यस। आप देखिए कि अगर हम हॉस्पिटल चले जाएं और किसी ऐसे बंदे को जाके मिलें जिसके दिल में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो यूजुअली हम लोग देखते हैं कि ईसीजी कराया जाता है। और जब ईसीजी करा रहे होते हैं तो ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हार्ट बीट जो साउंड पैदा हो रही होती है उस साउंड को स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। तो खैर लंबी हो जाएगी, काम की बात सिर्फ इतनी सी है कि ये जनाब एक माइक्रोफोन के साथ साउंड वेव के सोर्स को लाके अटैच कर दिया है, और उस साउंड वेव का स्क्रीन पर हमें डिस्प्ले नजर आ रहा है। साउंड हमें स्क्रीन पे नजर आ रही है। जब बेटा साउंड हमें स्क्रीन पे नजर आ रही है तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहे, कह रहे जनाब साउंड की फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी होगी। साउंड की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी बराबर होती है 1 अपॉन टाइम पीरियड। अलबत्ता एक छोटी सी बात बोल दूं कि अभी की क्लास में ना सारिम और बैठे हुए हैं अब्दुल रहमान। यार एडेक्सेल का ना ये आज टॉपिक है नहीं, ये वाला टॉपिक एडेक्सेल का नहीं है। एडेक्सेल में ना तो सीआरओ है और ना एडेक्सेल में डॉपलर इफेक्ट है। आज की क्लास में मैं इन बच्चों को ये दो टॉपिक कराऊंगा, सीआरओ कराऊंगा और डॉपलर इफेक्ट कराऊंगा। तो ये दोनों चीजें एडेक्सेल में नहीं है। तो दिल चाहे क्लास एक्स्ट्रा देखें, और ना देखें तो ज्यादा अच्छा है। ना देखें तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है जी, मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्म कर दिया है कि ये सीआरओ में, सॉरी एडेक्सेल में ये वाला टॉपिक नहीं है। ठीक, तो सारिम और अब्दुल रहमान आज की क्लास ना करो तो अच्छा है। अच्छा जी, जल्दी से हम आगे चलते हैं। कह रहे जनाब फ्रीक्वेंसी बेटा कैलकुलेट करनी है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब ये जो टाइम पीरियड है ना, इस टाइम पीरियड को मेजर करने के लिए
CRO यूज करते हैं। CRO की स्क्रीन से आप साउंड का टाइम पीरियड मेजर कर सकते हैं। कैसे? तो जरा सीखिएगा। कभी भी टाइम मेजर करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है, बेटा फॉर्मूला नोट कीजिएगा, जो मैंने आपको कभी भी पहले नहीं पढ़ाया। फॉर्मूला होता है टाइम बेस मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइकिल। बेटा कॉपी कीजिएगा, टाइम बेस इनटू लेंथ ऑफ वन साइकिल। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में जरा देख के बताइए कि क्वेश्चन में टाइम बेस दिया हुआ है। सर टाइम बेस है 0.5, लिखिए बेटा 0.50 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर। ठीक है जनाब, 0.50 मिली सेकेंड पर सेंटीमीटर, इट इज टाइम बेस मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइकिल। वन साइकिल की लेंथ का मतलब यहां से यहां तक एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। इस एक साइकिल में कितने सेंटीमीटर आ रहे हैं? तो गौर से देखिएगा, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, और ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये 3 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया। ये दिया हुआ है 5 स्मॉल डिवीजन 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो ये 1 2 3 4, सर इट इज 4 सेंटीमीटर। तो बेटा मैंने लिख दिया 4 सेंटीमीटर। अब बेटा देखिए, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपको टाइम की वैल्यू दे देगा। 4 को बेटा 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 4 जार 20, ये बन जाएगा 2.0 मिली सेकेंड। इट इज द टाइम पीरियड, इट इज द टाइम पीरियड। क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम। टाइम है बेटा 2 मिली सेकेंड। अब कोई बच्चा बेटा मुझे 1/2 मिली सेकेंड का आंसर बता दे, तो बेटा मैं जल्दी से सवाल को आगे बढ़ा दूं। तो बच्चा बेटा बताइएगा आंसर, 1/2 मिली सेकेंड का आंसर 500। तो इस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, इट इज 500 हर्ट्ज। जरा जल्दी से बेटा इसको अपनी बुक के अंदर, जिन बच्चों के पास प्रिंटेड बुक है उसके अंदर बेटा इसको कॉपी कर ले, और इसको बेटा अगर कॉपी कर चुके हो तो फिर मुझे सीआरओ का एक और सवाल कराना चाहिए। सीआरओ का, सिर्फ सीआरओ का। जरा देखिए, ये एक और सीआरओ का सवाल है, जरा देखिएगा। और इस सवाल के लिए जरा अल्हान आप अपनी पास पेपर की बुक में देखें, आपको ये सवाल नजर आता है? अक्टूबर नवंबर 16। अल्हान बेटा जरा देखिए जल्दी से। और इसके अंदर जब तक अलान क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, जब तक फिर हम अगेन कहेंगे फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन। तो सर फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, और वाइब्रेशन के बजाय अगर किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी बोल रहा हो ना, तो उसी वेव का नाम लिख दो, नंबर ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स पर यूनिट टाइम। ठीक है जनाब, तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर यूनिट टाइम के बजाय नंबर ऑफ प्रोग्रेसिव वेव पासिंग थ्रू अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट से पास करना, पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, ये मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया है, लिखने तो अच्छा है। हाँ अल्हान, तुम्हें सवाल मिल रहा है अपनी बुक में? चले बस ठीक है। और बाकी बच्चों के पास तो रीड एंड राइट की बुक है, तो मुझे पता है आप तो ढूंढ ही लेंगे। अरे जरा इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी आपसे कह रहा है कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का ये जवाब लाना है जनाब। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट नहीं आती भाई, फ्रीक्वेंसी के लिए पहले निकालना पड़ता है टाइम। और टाइम पीरियड निकालने के लिए आज की क्लास में मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया है कि पहले लिखोगे टाइम बेस, और टाइम बेस को मल्टीप्लाई कर दोगे लेंथ ऑफ वन साइकिल से। ठीक है ना, अभी जो टाइम बेस है, टाइम बेस कितना दिया है तो जरा देखिए, टाइम बेस की रीडिंग दी हुई है 250 माइक्रो सेकेंड। तो बेटा मैंने लिख दिया 250 माइक्रो सेकेंड पर सेंटीमीटर, इट इज द टाइम बेस। अब मुझे चाहिए लेंथ ऑफ वन साइकिल, एक साइकिल की लेंथ। अब एक साइकिल की लेंथ इसके अंदर इतनी सिंपल नहीं है, काफी अजीब और गरीब सी दी हुई है। ठीक है जी, तो कोई बच्चा जरा देखिए, मेरे ख्याल में अगर मैं इस टॉप वाले पॉइंट को पकड़ लूं और इस टॉप वाले पॉइंट को पकड़ लूं, तो ये 5 डिवीजन हो गया 1 सेंटीमीटर, फिर ये 5 डिवीजन हो गया 2 सेंटीमीटर, और ये 2.5 सेंटीमीटर, मेरे ख्याल में 2.5 सेंटीमीटर है।
और आपके पास बेटा बुक प्रिंटेड फॉर्म में है। आप जरा अपनी बुक के अंदर देख के बताएं कि ये मेरी जो एस्टिमेशन है ये सही है कि मैंने यहाँ तक 1 सेंटीमीटर मान लिया है 5 डिवीजन, फिर 5 डिवीजन 2 सेंटीमीटर और फिर ये 2.5 सेंटीमीटर। चेक करके बताइए बेटा ऐसे ही है? ठीक है जी। अच्छा ठीक है बेटा ठीक है। अब जरा जल्दी से बेटा अल्हान मुझे तुम ही बताओ 250 को 2.5 से मल्टीप्लाई कर ले तो क्या बन जाता है? 625 बन जाता है। ठीक है, 625 है माइक्रो सेकेंड में। हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का आंसर भी दिया हुआ भैया। फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम, तो मैंने लिखा 1/टाइम। माइक्रो में तो बेटा माइक्रो लिख दिया। अल्हान चेक करके बताएं आंसर यही आ जाता है या कुछ गड़बड़ है? यही आ जाता है। ठीक है बेटा, जरा जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये जो सीआरओ आपने अभी पढ़ाया, इस सीआरओ से क्या सिर्फ टाइम और फ्रीक्वेंसी मेजर करते हैं? तो इसका आंसर है नो। इससे दो चीजें मेजर करते हैं, टाइम फ्रीक्वेंसी, और एक और चीज मेजर करते हैं। वो एक और चीज के लिए पिछले सवाल में वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैंने दोनों सवाल एक ही टॉपिक के करा दिए और मैंने सही करा, क्योंकि वो दोनों टॉपिक एक जैसे थे, आपने आराम से उठा लिया। अब जरा इससे एक और चीज सीखिएगा, पिछले सवाल में ऐलान वापस जा सकते हैं? पिछले सवाल में आप वापस जा सकते हैं? जून 2017 का। ठीक है जी। अच्छा, जितनी देर में ऐलान सवाल ढूंढ रहे हैं, मैं इनको एक और बात सिखाऊं कि सीआरओ की स्क्रीन से हम दो चीजें मेजर कर सकते हैं। नंबर वन, टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, और सीआरओ से दूसरा काम हम लोग वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। कभी भी वोल्टेज मेजर करना हो तो वोल्टेज मेजर करने के लिए भी सीआरओ यूज कर सकते हैं। कैसे? तो आइए वोल्टेज का आपको फार्मूला सिखाते हैं। वोल्टेज कैलकुलेट करने का फार्मूला ये है कि कभी भी सीआरओ का सवाल होगा तो वो आपको दो तरह की चीजें दे सकते हैं। या तो टाइम बेस सेटिंग देंगे, जो अभी मैंने दो क्वेश्चन में यूज कराई है, या एक और सेटिंग देते हैं जिसको बोलते हैं वाई एक्सिस सेटिंग। वाई एक्सिस सेटिंग, ठीक है जनाब। और वाई एक्सिस सेटिंग में तुम जरा गौर करो, खुद लिखा हुआ है मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इसको वाई एक्सिस सेटिंग भी बोलते हैं, इसको वाई गेन भी बोलते हैं। बस ये दो नाम है, कोई तीसरा नाम इसके अलावा नहीं मिलने वाला आपको। ठीक, तो जरा बेटा एक और फार्मूला लिखिएगा। सर कभी भी वोल्टेज मेजर करना हो तो वोल्टेज मेजर करने का फार्मूला है इज इक्वल टू वाई गेन इनटू हाइट ऑफ वेव। और याद है वेव की हाइट को एम्पलीट्यूड भी कहते हैं, पर मैं एम्पलीट्यूड कहने से किसी वजह से अवॉइड कर रहा हूँ। वाई गेन इनटू हाइट ऑफ वेव, यानी अगर वेव का चैप्टर पढ़ रहे हो तो एक चीज वेवलेंथ होती है, एक चीज एम्पलीट्यूड होता है। तो देखा जाए तो ये कॉन्सेप्ट एम्पलीट्यूड वाला ही है, पर एम्पलीट्यूड किसी वजह से लिखते हुए हम लोग अवॉइड करते हैं। अरे चले जनाब, इस क्वेश्चन को आते हैं। बताइए वाई गेन की सेटिंग कितनी है? सर वाई गेन की सेटिंग इस सवाल में दी हुई है 5 मिली वोल्ट पर सेंटीमीटर। इट इज वाई गेन, और वाई गेन को मल्टीप्लाई कीजिएगा हाइट ऑफ वेव से। तो हाइट ऑफ वेव से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो हाइट ऑफ वेव से मल्टीप्लाई करने के लिए अगर मैं आपसे ये कहूं कि जरा इस वेव की हाइट पकड़िएगा, सर ये हो गया 5 डिवीजन। 5 डिवीजन का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। तो चेक करके बताइएगा, ये फर्दर 5 डिवीजन है, दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो मेरे ख्याल में इसकी हाइट 2 सेंटीमीटर है। इस वेव की हाइट ऊपर और नीचे, वेव की हाइट ऊपर और नीचे दोनों तरफ 2 सेंटीमीटर है। तो 2 सेंटीमीटर की बेटा मैंने हाइट लिख दी। ऑब्वियसली सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 × 10 मिली वोल्ट। ये बन जाएगा 10 मिली वोल्ट। तो आई होप कि आपको सी आर ओ की स्क्रीन पढ़ना आ गई होगी कि सी आर ओ की स्क्रीन से सर हम दो बातें कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर वन, वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। नंबर टू, टाइम पीरियड मतलब फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं। तो सी आर ओ एक ऐसा डिवाइस होता है जो साउंड वेव का टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट कर सकता है, मेजर कर सकता है। और अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी कर रहे हो तो हम सीआरओ से वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं।
हाँ बेटा अल्हान और हमजा, आई होप कि आपने ये सारा काम कॉपी कर लिया होगा। और बेटा समी, अगर आप भी हमारे साथ क्लास में शामिल हो तो अस्सलाम वालेकुम समी। समी बेटा अस्सलाम वालेकुम, अगर आप हमारे साथ हैं। अभी तक ज्वाइन नहीं किया भाई ने, क्या बात है आपके भाई की। अच्छा चलें जी, हम तो इंतजार कर रहे थे, शायद ज्वाइन कर चुके होंगे। अच्छा जनाब, आज की क्लास के अंदर पहला जो मेन टॉपिक जो आज हमने प्लान किया हुआ था, उसका नाम था CRO। CRO मैंने करा दिया। अब इसी CRO के साथ इस यूनिट नंबर 8 में देखें तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन एक और नए टॉपिक के नजर आ रहे हैं, और उस नए टॉपिक का नाम है डोपलर इफेक्ट। अभी जो डॉपलर इफेक्ट है ना, उस डॉपलर इफेक्ट को प्रॉपरली पढ़ाने के लिए मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है, जिसमें मैं एनिमेशन भी यूज कर रहा हूँ और बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट। लेकिन अभी सवाल कराना चाहता हूँ, तो सवाल कराने के लिए मैं डॉपलर इफेक्ट की 2-3 मोटी मोटी बातें अगर आपको सिखा दूं ना, तो आप बड़े आराम से आज की क्लास के डॉपलर इफेक्ट के क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं डॉपलर इफेक्ट अभी जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ये अभी वाला जो डॉपलर इफेक्ट है, ये डॉपलर इफेक्ट एक हल्का सा इंट्रोडक्शन है, और इसकी मेन क्लास जो है वो आप मेरी वीडियो पे देखेंगे। तो जरा एक हेडिंग दीजिएगा बेटा, डॉपलर इफेक्ट। मैं उस क्वेश्चंस को कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, इसलिए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं। टॉपिक का नाम है डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट है क्या, तो जरा डॉपलर इफेक्ट की बेटा डेफिनेशन सुनिएगा। डॉपलर इफेक्ट की बेटा डेफिनेशन ये है कि फॉर एग्जाम्पल ये कोई कार है, या फॉर एग्जाम्पल ये कोई एम्बुलेंस है, और इस एम्बुलेंस के ऊपर कोई सायरन बज रहा है। तो ये जनाब मैंने एम्बुलेंस बनाने की कोशिश की है, और इस एम्बुलेंस के ऊपर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कोई सायरन लगा हुआ है, और सायरन से साउंड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक, ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रही है, इस साउंड को आप खड़े हुए सुन रहे हैं, और जब ये आपके कान में आवाज आ रही है तो आपको मैं इस टॉपिक में बोलूंगा लिसनर, या मैं आपको बोलूंगा ऑब्जर्वर। तो इस वक्त आप ऑब्जर्वर हैं, और आपको ये साउंड आ रही है, सुनाई दे रही है। ठीक है, अब जनाब हुआ ये कि ये जो साउंड आप तक आ रही है, इस साउंड की एक सर्टेन स्पीड होगी, इसकी एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होगी, और इसकी एक सर्टेन वेवलेंथ होगी। ठीक है जनाब, तो जो सर्टेन फ्रीक्वेंसी है, जो सर्टेन वेवलेंथ है, ये सब कुछ इस वक्त ओरिजिनल है। ठीक है जनाब, लेकिन जरा काम की बात सुने, कहते हैं अगर ये एम्बुलेंस आपके करीब आने लगे, तो इस एम्बुलेंस को मैं बोल रहा हूं साउंड का सोर्स। इस सोर्स की स्पीड, फॉर एग्जाम्पल ये जो एम्बुलेंस चल रही है, ये 100 की स्पीड से चलती हुई आ रही है, 100 किलोमीटर पर आवर से भागती हुई आ रही है। तो ये जो सोर्स की स्पीड है, ये आपको गिवन होगी। कहते हैं अगर ये एम्बुलेंस आपके करीब आने लगे, या एम्बुलेंस आपसे दूर जाने लगे, तो आपको लगेगा, आप ऑब्जर्व करोगे कि साउंड की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। जो साउंड की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी, आपको लगेगा कि फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया है। ठीक, दोबारा सुनिएगा, और ये वाली बात मैं राबिया आपसे पूछूंगा, इसलिए आप जरा गौर से सुनिएगा। कहते हैं अगर एम्बुलेंस सर किसी जगह रुकी हुई है, उसका सायरन बज रहा है, तो सायरन की जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी होगी, ऑब्जर्वर को वही आवाज आ रही होगी। लेकिन अगर एम्बुलेंस ऑब्जर्वर के करीब आने लगे, या ऑब्जर्वर से दूर जाने लगे, तो ऑब्जर्वर को लगेगा, सुनने वाले को लगेगा कि आवाज की फ्रीक्वेंसी अपेरेंटली चेंज हो गई है, फ्रीक्वेंसी बदली हुई महसूस होगी। और याद रखिएगा, जो हम साउंड सुनते हैं ना, तो साउंड का सुनना एक सेंस है। ठीक है ना, सेंस है। फ्रीक्वेंसी फिजिकल क्वांटिटी है, हमारे कान में कोई मीटर नहीं लगा हुआ होता कि फ्रीक्वेंसी मेजर करके बता देगा। तो फ्रीक्वेंसी इज अ फिजिकल क्वांटिटी,
मेरे कान में कोई मीटर नहीं है जो फ्रीक्वेंसी मेजर करके बता देगा। तो कहते हैं फ्रीक्वेंसी से हमारे कान में जो सेंस पैदा होता है, उस सेंस को हम लोग कहते हैं पिच। तो ऑब्जर्वर को लगेगा कि साउंड की पिच चेंज हो गई है। साउंड की पिच का अपेरेंटली चेंज हो जाना, इट इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट। इसकी बेटा मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिख रहा हूँ। बेटा राबिया, आपको जो समझ में आया हो आप जरा हमें बताएं, व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट, आसान अल्फाज में। जी बेटा। हम्म। चेंज इन फ्रीक्वेंसी कब होती है बेटा? सही, व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड मूव्स relative to the observer, the apparent, सही बताया बेटा आपने, जरा कॉपी कर लीजिए। the apparent change of pitch or frequency detected by listener is called Doppler's effect। ठीक है ना? डोपलर इफेक्ट क्या है कि जब सोर्स ऑफ साउंड ऑब्जर्वर के लिहाज से मूव करता है, रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर मूव करता है। क्या मतलब? एक बेवकूफाना बात भी आपको बता बोलना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा एम्बुलेंस के अंदर बैठा हुआ है, तो अब जब बेटा एम्बुलेंस भाग रही है तो उसी के साथ साथ वो भी मूव कर रहा है, तो उसे कोई डॉपलर इफेक्ट फील नहीं होगा। डॉपलर इफेक्ट जब फील होगा जब ऑब्जर्वर गाड़ी के बाहर हो। जब वो गाड़ी के बाहर होगा तो जाहिर सी बात है गाड़ी या तो उसके करीब आ रही होगी या उससे दूर जा रही होगी। तो उसके करीब आ रही हो या दूर जा रही हो, तो जब सोर्स का साउंड रिलेटिव मोशन करता है, जब सोर्स का साउंड रिलेटिव मोशन करता है, तो सुनने वाले को लगता है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी, साउंड की पिच अपेरेंटली चेंज हो गई है। फ्रीक्वेंसी का अपेरेंटली चेंज हो जाना, इट इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। और फिर मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि अभी लाइव क्लास के अंदर मैं लंबी नहीं करना चाह रहा, सिर्फ काम की बात बोलकर मैं क्वेश्चंस में लेके जाना चाहूंगा। लेकिन क्लास के फौरन बाद मैं आपको एक बहुत अच्छी सी अपनी रिकॉर्डिंग दूंगा जिसमें मैं डॉपलर इफेक्ट एनिमेशन के साथ और बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ सुना रहा हूँ। तो आई होप कि आप उसको ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे। अलबत्ता अभी सिर्फ काम की बात करें, सर फ्रीक्वेंसी बदल जाती है बस। अच्छा जी, ये तो फ्रीक्वेंसी बदलती है, इसमें सर याद क्या क्या करना है? तो जरा गौर से सुनिएगा, जो की वर्ड्स हैं, की पॉइंट्स हैं जो कि याद करना है, वो जरा सुनिएगा। नंबर 1, अगर सोर्स मूव करे टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, ठीक है, कभी भी टूवर्ड्स आ रहा होगा, करीब आ रहा होगा, तो करीब आने से हमेशा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है ना? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, और ये जो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो हमें अपने कान में आवाज की पिच इंक्रीज की हुई फील होगी। जो मैंने अपनी एनिमेशन वाली वीडियो में वो साउंड भी सुनाई है कि जब साउंड की पिच बढ़ती है तो साउंड कैसी सुनने को लगती है। अभी मैं सुना तो नहीं सकता खुद से, लेकिन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। अच्छा, ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है, इसको कान के अलावा किसी और चीज से डिटेक्ट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। सर अभी अभी आपने आज की क्लास में पढ़ाया है CRO। तो हम लोग क्या करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहे होते हैं ना, उसकी साउंड को माइक्रोफोन पे डिटेक्ट करते हैं और उसे डिस्प्ले करा देते हैं सामने स्क्रीन पर। और जब आप उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कराओगे तो खुद बताइए कि स्क्रीन पर फॉर एग्जाम्पल जो साउंड का पहले पैटर्न आ रहा था, वो पहले वाला पैटर्न ये था, ये ओरिजिनल साउंड का पैटर्न था। लेकिन जैसे ही सोर्स आपके करीब आने लगेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है।
और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो आप देखिएगा ये मैंने वेव छोटी कर दी है। और वेव छोटी करने का मतलब यही होता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ने का मतलब वेवलेंथ छोटी हो गई है। वेवलेंथ छोटी हो जाती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। तो आपको पैटर्न में एक तो ये चेंज नजर आएगा। एक और बात पे जरा गौर कीजिएगा, ये बताइए जब कोई सोर्स आपके करीब आता है तो उसकी लाउडनेस भी बढ़ जाती है, और लाउडनेस बढ़ने का मतलब आवाज का, वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। तो गौर से देखिएगा, ये मैं एम्पलीट्यूड बढ़ा रहा हूं, आप देख रहे हैं मैंने एम्पलीट्यूड कितना हाई कर दिया है, और वेवलेंथ छोटी कर दी है। एक और वेव बना देता हूं। तो कहना ये चाह रहा हूं कि सीआरओ की स्क्रीन पर आपको ये पैटर्न का चेंज नजर आएगा, जिसमें मैंने एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया है। इसका मतलब है आवाज की लाउडनेस बढ़ जाती है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, वो तो आपको नजर आ ही रहा है। तो ये सीआरओ की स्क्रीन के ऊपर आपको चेंज नजर आएगा। अच्छा, इसी की जरा कन्वर्सली सोचिएगा बेटा, कन्वर्सली पॉइंट नंबर 1 के बाद पॉइंट नंबर 2। सर कन्वर्सली अगर सोर्स दूर जा रहा होगा, अब बेटा अगर सोर्स दूर जा रहा होगा तो क्या होगा सर? दूर जाने से ना सर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, और फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होने के अलावा कोई चीज दूर जा रही होती है, आवाज तेज हो जाती है या हल्की हो जाती है? सर आवाज हल्की हो जाती है। और अगर आवाज हल्की होगी तो उसका भी अगर आपसे कहा जाए भी पैटर्न बना के दिखाएं, तो पैटर्न बेटा मैं ये बनाने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ओरिजिनल साउंड थी, ये ओरिजिनल साउंड थी। अब आवाज हल्की हो गई है और वेवलेंथ बड़ी हो गई है, तो आप देखिएगा ये मैं वेव बना रहा हूँ। अब गौर कीजिएगा, इसके अंदर मैंने वेवलेंथ बड़ी कर दी है, एम्पलीट्यूड थोड़ा सा छोटा किया है, ज्यादा नहीं किया लेकिन थोड़ा सा छोटा कर दिया है। ठीक है ना, एम्पलीट्यूड थोड़ा सा मैंने छोटा कर दिया है। एम्पलीट्यूड छोटा हो जाएगा, वेवलेंथ बड़ी हो जाएगी। ठीक, तो ये बेटा दोनों बातें जहन में रखेंगे। ये डॉपलर इफेक्ट क्या होता है सर? जब साउंड का सोर्स ऑब्जर्वर के करीब आता है या दूर जाता है, तो बंदे को लगता है, ऑब्जर्वर को लगता है कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है। फ्रीक्वेंसी का पिच का अपेरेंटली चेंज होना, डॉपलर इफेक्ट। करीब आने पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, दूर जाने पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। करीब आने पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, दूर जाने पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। दो बातें जरूर याद रखिएगा। आखिरी बात सर, मैथमेटिकल फॉर्मूला। तो आइए आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला दिखा देते हैं। फॉर्मूला बेटा ये होगा, यह फॉर्मूला आपने याद रखना है कि ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी अपॉन दिस एंड दिस। अच्छा, इस फॉर्मूले को मैं जानबूझ के 2 दफा लिख रहा हूँ, और ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि ये फॉर्मूला भी डेटा शीट में लिखा हुआ होता है। फॉर्मूला लिखा हुआ होगा डेटा शीट में, ठीक, लेकिन इसके बीच की साइन नहीं लिखी हुई होगी, वो आपने डिसाइड करनी है। क्या मतलब? जरा सुनिए, ये बताइए अगर कोई सोर्स आपके करीब आ रहा है, अगर कोई ऑब्जर्वर आपके करीब आ रहा है, तो करीब आने के लिए टर्म या तो टूवर्ड्स लिखा होगा या अप्रोच लिखा होगा। तो अभी मैंने बताया बेटा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी बेटा जब भी इंक्रीज होगी जब वी और वी एस आपस में माइनस हो रहे हैं। ठीक, माइनस होंगे तो नंबर छोटा होगा, ये नंबर छोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो वी और वी एस माइनस हो जाते हैं। और अगर कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट आपसे दूर जा रहा है तो दूर जाने में फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब ये नंबर बड़ा हो जाएगा, और ये नंबर बड़ा जब ही होगा जब मैं इसको प्लस करूंगा। ठीक है जी। तो सारिम और अब्दुल रहमान, मुझे नहीं पता क्लास में आप दोनों बैठे हैं या नहीं। एडेक्सेल में भाई ये डॉपलर इफेक्ट कोई फार्मूला वगैरह नहीं है, इसलिए मैं आपको मना कर रहा था ये क्लास ना लें। सारिम बैठे हुए हैं, छोड़ चुके? अच्छा 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 अच्छा, चले 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 चले। ठीक है जनाब, ये फार्मूला आप बच्चों ने अगर देख लिया और ये सारी बात देख ली है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन में लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि आज की क्लास का मेरा जो प्लान था वो सीआरओ और डॉपलर इफेक्ट था। ठीक है जनाब, तो हम इसी क्वेश्चन में खड़े हुए थे, इसलिए इसी क्वेश्चन पर आ जाए। अल्हान बेटा आप जरा क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है अल्हान? क्वेश्चन बेटा वही वाला है जो अभी आपने खोला हुआ है आपकी रीड एंड राइट की बुक में, तो उसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। कह रहे हैं कार का हॉर्न कंटिन्यूअसली बज रहा है,
कह रहे बताइए ट्रेस में क्या चेंज आ जाएगा अगर कार ट्रेवल कर रही है कांस्टेंट स्पीड से और ये कार आपके करीब आ रही है, टूवर्ड्स आ रही है। तो टूवर्ड्स आने में एक बात तो पक्की है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। उसने ये नहीं पूछा कि फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आ जाएगा, वो कह रहा है ट्रेस में क्या चेंज आ जाएगा। ट्रेस में तो जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है तो ट्रेस में क्या चेंज हो जाता है। अल्हान आप बता सकते हैं? अभी मैं ट्रेस पिछले पेज पर बना कर आया हूँ आपके लिए बाकायदा। जी बेटा अल्हान आप हमें बता सकते हैं ट्रेस में क्या चेंज आ जाएगा, क्या लिखेंगे आप? जी अल्हान। फ्रीक्वेंसी इंक्रीज रहेगी वो तो बस ही वाली बात है। ट्रेस के बारे में बताएं, ग्राफ के बारे में आपको क्या लगता है क्या हो जाएगा? भाई ट्रेस का मतलब ये है कि जो ग्राफ पहले बेटा यूं बना हुआ था ना, फॉर एग्जांपल ये ग्राफ यूं बना हुआ था, ठीक है ना। अब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी ना तो एक तो एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, एम्पलीट्यूड तो बढ़ेगा क्योंकि आवाज करीब आ रही है, तेज होगी। मैं यूं कहना चाहूंगा जो ट्रेस है वो कंप्रेस हो जाएगा। ऐसे नहीं लग रहा कि देखिए इस ट्रेस को मैंने क्या कर दिया है, कंप्रेस कर दिया है, ठीक है ना। तो मैं इसको यूं कहना चाहूंगा कि ट्रेस इज compressed more number of peaks appear with larger amplitude। वेव का एम्पलीट्यूड बड़ा हो गया, देख रहे हैं मैंने ग्रीन वाले को एम्पलीट्यूड बड़ा बनाया है। और जो वेव का पैटर्न है, जो ट्रेस है, वो कंप्रेस हो गया। और जब कंप्रेस हो गया तो मोर नंबर ऑफ पीक्स नजर आ रहे हैं, मोर नंबर ऑफ पीक्स नजर आ रहे हैं। और अगर मैं इसी चीज को टाइम के लिहाज से बात करूं, क्योंकि उसने एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम रखा हुआ होता है, तो मैं कह सकता हूँ कि टाइम जो होगा वो पहले के मुकाबले में क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग, टाइम डिक्रीज, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर उसने टाइम रखा हुआ है। तो ये वाली बात भी आप लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा इसी को कन्वर्सली लिखना है, जो मैं नहीं लिख रहा, नहीं लिख रहा मैं, अब ये दूर जा रहा है, इसी को उल्टा करके लिखना है। तो क्या हो जाएगा सर, जो ट्रेस है ना, वो ट्रेस एक्सपेंड कर जाएगा, ठीक है जनाब। लेस नंबर ऑफ पीक्स बनेंगी, एम्पलीट्यूड छोटा हो जाएगा और टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। आई होप कि आप सबको ये वाली बातें लिखना आती हैं कि कंप्रेस की जगह स्ट्रेच लिख दोगे, लेस नंबर ऑफ पीक्स कर दोगे, स्मॉलर एम्पलीट्यूड कर दोगे, टाइम पीरियड इंक्रीज लिख दोगे। जल्दी से बेटा इसको कॉपी करें। और इसको कॉपी करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर बेटा अल्हान ये वाला क्वेश्चन आप ढूंढ सकें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। मई जून 2017 क्वेश्चन है, डॉपलर इफेक्ट की प्रॉपर डेफिनेशन लिखें। अब वो डेफिनेशन बेटा थोड़ी देर पहले मैं भी लिख चुका हूँ, इसलिए मैं इसको लिखना नहीं चाहूंगा। अभी मैंने ब्लैंक पेज के ऊपर डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन लिखी हुई है कि फ्रीक्वेंसी अपेरेंटली चेंज हो जाती है जब सोर्स रिलेटिव मोशन करता है। तो वो मैं नहीं लिखना चाह रहा क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले वो प्रॉपर डेफिनेशन लिख चुका हूँ। आगे चले। कह रहे अ कार ट्रेवल्स एट कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग अ स्ट्रेट रोड, द कार हॉर्न विथ फ्रीक्वेंसी, इट इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ये साउंड कर रहा है, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर रोड पे खड़ा हुआ है और उसको जो फ्रीक्वेंसी लग रही है रोड साइड पर, जो ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी 360 है। यानी आप देख रहे हैं ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 400 है और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी 360 आ रही है। स्पीड गिवन है, कह रहे हैं बताइए कि कितनी स्पीड से वो कार मूव करती हुई आ रही है। एक बात, दूसरी बात डायरेक्शन। वो डायरेक्शन का मतलब ये कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है, ये बताइए। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है 400 से 360। तो अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो एक बात तो हमें पहले से ही पता है कि सर वो जो कार है ना वो मूविंग अवे है, कार मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, ठीक है ना, ऑब्जर्वर से दूर जा रही है, इसमें तो कोई मसला है नहीं। अब जो कैलकुलेशन करनी है, कैलकुलेशन के लिए बेटा अभी भी देखिए मैंने आपको एक फार्मूला सिखाया है, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी और v अपॉन वी एस, ठीक। वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 360 है, और साउंड की फ्री स्पीड 340 है,
ठीक। अच्छा, साउंड की स्पीड को 340 लिख के कह रहे हैं डिटरमिन दी मैग्नीट्यूड v ऑफ कार। यार कार की वेलोसिटी को ये v का नाम दे रहे हैं, इन्होंने कार की वेलोसिटी को v का नाम दिया हुआ है। ठीक है जनाब, इसको मैंने v लिख दिया। अच्छा ये बताइए, कार दूर जा रही है, फ्रीक्वेंसी कम हुई है, ये कम हुई है तो पक्की बात है सर ये नंबर बढ़ना है, और ये नंबर जब ही बढ़ेगा जब ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हो, जब ये आपस में दोनों प्लस हो रहे हो। ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 400 की। ठीक। अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा, थोड़ा सा बस बना के दिखा रहा हूँ कि 340 प्लस v को उधर ले जाइएगा और 360 को उधर ले आइएगा। तो मैं आपसे चाहूंगा कि 340 मल्टीप्लाई 400 डिवाइडेड बाय 360 और सबको सॉल्व करके माइनस 340 करोगे तो आपका रिजल्ट 38 आ जाएगा। आपका रिजल्ट बेटा 38 आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत सिंपल है, इसलिए मैंने कैलकुलेशन कंप्लीटली सॉल्व नहीं की है, सारी वैल्यूज फॉर्मूले में पुट करके आपको दिखाया, सारी वैल्यूज पुट करें, सॉल्व करें, आपको ये आंसर मिल जाएगा। प्लस माइनस का मैं दोबारा तरीका आपको बता रहा हूँ। आप ये देखें अल्हान कि जो फ्रीक्वेंसी उस ऑब्जर्वर को फील हो रही है वो 360 है, 360 है। ठीक है, और जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है वो 400 है। तो ओरिजिनल 400 है, फीलिंग 360 की आ रही है, तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। और अगर ये डिक्रीज हो रही है तो यार ये वाला नंबर इंक्रीज करोगे तभी तो वो नंबर डिक्रीज होगा ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप बहुत आसान अल्फाज में बोलूं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर जा रहा है तो फॉर्मूले में प्लस लगाएंगे, और जब कोई ऑब्जेक्ट सोर्स आपके करीब आ रहा है तो माइनस लगाएंगे। ये तो मैंने बिल्कुल ही 2 नंबर बात कर दी। ठीक। अच्छा, जो स्टैंडर्ड की बात है वो ये कि सर अगर वो अवे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होनी है। ठीक है जनाब, अगर वो अवे जा रहा है, सॉरी उल्टा बोला, अगर वो अवे जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी है, अवे जा रहा है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होनी है। और फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी और वी एस के साथ। ठीक है, अब अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज करनी है तो ये नंबर प्लस करके इंक्रीज कराऊंगा। पहुंच रहे हो अलान? और अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करानी है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, इससे आपको फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। ठीक है बेटा। अच्छा जी, और अभी प्रैक्टिस करोगे तो भी समझा दूंगा यार। अच्छा, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करके हम कह सकते हैं ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली कर लिया हमने, ये वाला क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली कर लिया हमने। अच्छा, आप जरा इस वाले क्वेश्चन को ढूंढना यार अलान जल्दी से। मई जून 16 जो अभी आप कर भी चुके हो, इसका भी जो नेक्स्ट पार्ट है वो डॉपलर इफेक्ट है। पहले जरा तुम अपनी बुक में ढूंढ लो इसको, फिर मैं पेज पे आगे बढ़ाऊं। मिल गया अलान? अच्छा, ये भी हम थोड़ी देर पहले कर चुके हैं, लेकिन अभी हम डॉपलर को कंप्लीट करना चाहेंगे। कह रहे जनाब एक लाउड स्पीकर है, इमिट कर रहा है साउंड, एक पर्सन लाउड स्पीकर को स्ट्रिंग, और लाउड स्पीकर कांस्टेंट स्पीड, ओए होए, यानी कि लाउड स्पीकर को उसने रस्सी से बांध लिया और रस्सी से बांध के गोल घुमा रहा है ऊपर। अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहा है। अच्छा, एक ऑब्जर्वर है, वो दूर डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है और वो साउंड सुन रहा है, और वो जब साउंड सुनता है तो, खैर पूरी लंबी कहानी उसने कर दी, काम की बात है भाई, फ्रीक्वेंसी उसको 1640 मिल रही है, स्पीड ऑफ साउंड इतनी है। ठीक। और क्वेश्चन का भी फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं, उसमें फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने निकाली हुई है। तो इट इज ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी एंड इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी। अलार्म जरा देख के बताना, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी 1640 है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है यार। बहुत आसान सवाल होते हैं यार, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। v अपॉन वी एस इंटू एफ यहाँ लगा दिया मैंने। ठीक है जी। अच्छा, ये बताना फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है, अलार्म तुम मुझे बताओगे प्लस लगाऊं माइनस लगाऊं? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है, बोलो। v और वी एस के बीच में क्या लगाऊं? माइनस, इतनी सी बात है यार। ठीक है ना, इसे मैंने छोटा करना है इसलिए माइनस करूंगा। अब आप वैल्यूज सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, सॉल्व भी नहीं कर रहा। अब अपेरेंट फ्रीक्वेंसी 1640 है, स्पीड ऑफ साउंड 330 है, 330 है, स्पीड ऑफ लाउड स्पीकर सोर्स की स्पीड मालूम करनी है, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी 1600 है। ठीक है सर, तो इसमें भी 3 माइनस वी एस को मैं उधर कर रहा हूँ, और बाकी नंबर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड के फॉर्म में लिख के छोड़ रहा हूँ। ठीक।
और इसके बाद यकीनन आप इसको बड़े मजे से कर सकते हो, तो उसका रिजल्ट आएगा 8 मीटर पर सेकेंड। जी बेटा। उसके बाद अगर आप इसको कॉपी कर चुके हैं तो आखिरी बात ये है कि देखो वो जो बंदा है ना, वो बंदा लाउड स्पीकर को रस्सी से बांध करके यूं घुमा रहा है, और फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ खड़े हुए हो, आप ऑब्जर्वर हो। तो यार ये बताओ, जब ये लाउड स्पीकर इस डायरेक्शन में घूमता हुआ आ रहा होगा, यहां से चलेगा और इस डायरेक्शन में मूव करता हुआ आपकी तरफ आ रहा होगा, तो ये आपके करीब आ रहा है ना बेटा। जब ये आपके करीब आ रहा होगा तो सुनने वाले बंदे को लगेगा फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, और जब ये स्पीकर आपसे घूमता हुआ दूर जाएगा तो आपको लगेगा कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब लाउड स्पीकर मूव करता है टूवर्ड्स ऑब्जर्वर, तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, एंड वाइस वर्सा। इतना मुश्किल बात नहीं है, इसलिए मैं लंबी नहीं करना चाह रहा। करीब आने पे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, दूर जाने पे फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना। तो अपनी इस रिकॉर्डिंग को मैं वैसे यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ, और इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करने के बाद मैं आपके साथ अपनी उस क्लास को शेयर करना चाहूँगा जिसमें मैंने इस टॉपिक को पूरा का पूरा प्रॉपरली एक्सप्लेन किया हुआ है, और उसके अंदर इससे ज़्यादा सवाल मैंने करवाए हुए।